हेलो बच्चों, फिज़िक्स के नेक्स्ट लेक्चर में आज हम मोशन के अबाउट में पढ़ेंगे और मोशन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। जिसमें एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एक्सेलरेशन इसके अबाउट में पढ़ेंगे। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इसके अबाउट में पढ़ेंगे और इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मोशन अभी मैं जो बता रहा हूँ वो क्या है, मोशन इन वन डायमेंशन। देखिए, मोशन 3 वे में हो सकता है, ठीक है ना। एक वन डायमेंशन, दूसरा 2 डायमेंशन और तीसरा 3 डायमेंशन। मोशन 3 डायमेंशन तक हो सकता है। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे इन वन डायमेंशन मोशन क्या होगा, ठीक है ना। तो वन डायमेंशन के लिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं डायमेंशन, मोशन इन वन डायमेंशन। इसको और स्ट्रेट लाइन मोशन भी बोल सकते हैं, जो स्ट्रेट पाथ पर होगा, और इसको रेक्टिलिनियर भी बोल सकते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन। ओके, तो जब भी कोई भी मोशन एक ही डायरेक्शन में होगा तो हम उसके स्टडी करते हैं मोशन इन वन डायमेंशन। इसके अलावा आपके पास अगर 2 डायमेंशन है तो 2 डायरेक्शन है तो 2 डायमेंशन होगा, और 3 डायरेक्शन है तो 3 डायमेंशन होगा, ठीक है। तो उसको भी हम लेटर पढ़ेंगे, बट पहले हम इसको थोड़ा सा समझते हैं और इसको क्या करते हैं, इसके फॉर्मूले एंड न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। देखिए, मोशन इन वन डायमेंशन का मीन्स क्या है एग्जैक्टली, कि अगर आपके पास क्या है कि एक कोई बॉडी है, जस्ट सपोज ये बॉडी है, ठीक है। ये पॉइंट ए पर सिचुएट कर रही है और इसको मैंने ये क्या कर रही है, यहाँ से मूव करके यहाँ तक जा रही है, ठीक है ना। कहाँ तक? बी तक जा रही है। तो ठीक है, अगर वो ए से बी तक ट्रैवल कर रही है तो इसका मतलब क्या है कि उसने कुछ तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर किया होगा। तो इसके लिए मेरे पास जस्ट सपोज कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, इट शुड बी, मान लो क्या है, x, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम रहा होगा वो रहा होगा t। एक्चुअली में इसको हम ऐसे भी कंसिडर कर सकते हैं कि ये अगर ये देखो, अगर ये स्मॉल इंटरवल रहा है तो बात अलग है, और अगर ये थोड़ा सा लॉन्ग इंटरवल या लॉन्गेस्ट इंटरवल रहा है तो उस केस में थोड़ा सा अलग रहेगा। देखिए, सबसे पहले मैं ये कंसिडर कर देता हूँ कि बॉडी जब रेस्ट पे था, देखो ये बॉडी जो है कहाँ पर था, एट इनिशियल ए पॉइंट पर ये रेस्ट पे था। तो अगर ये रेस्ट पे रहेगा, जब भी बॉडी रेस्ट पे रहती है तो उस बॉडी का क्या डिस्प्लेसमेंट या जो डिस्टेंस होता है वो ज़ीरो होता है, ठीक है ना। तो उस बॉडी का क्या डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होता है। और रेस्ट पर जब भी बॉडी होती है तो वो किसको फॉलो करता है, इनर्शिया को फॉलो करता है, जो कि आप लोग पढ़ते भी हो, ठीक है ना, नाइन्थ में ही पढ़ लेते हो। तो इनर्शिया जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होता है, यानी कि जिस भी बॉडी का मास हैवी रहेगा वो उतना ही ज़्यादा देर तक रेस्ट पे रहेगी। बट जैसे ही हम इस बॉडी को मूव कराते हैं, इसको हम एक्सटर्नल फोर्स दें, इंटरनल फोर्स दें, जैसे ही हम ये बॉडी क्या होती है, इसको एक्सटर्नल फोर्स देकर मूव करा रहे हैं या फिर ये खुद से मूव कर रही है, ठीक है। तो इन केस ये क्या होगा कि बॉडी यहाँ से रेस्ट से मूव करना स्टार्ट करेगी और देन कहाँ तक पहुँचेगी, ए से बी तक ट्रैवल करेगी। और एट इनिशियल इस पोजीशन पर, क्योंकि रेस्ट पे थी तो इस पर टाइम क्या रहा होगा, एट इनिशियल यानी शुरुआत में ये टाइम क्या रहेगा, ज़ीरो रहेगा। क्या रहेगा? टाइम ज़ीरो रहेगा। जब ये कुछ डिस्टेंस कवर करेगा तो इस पर टाइम क्या हो जाएगा, जो कि मैंने ये लिया हुआ है, तो फाइनल टाइम इसका क्या हो जाएगा, इसका मान इनिशियल टाइम को t1 ले लेते हैं, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट को x1 ले लेते हैं, और इसी तरह से इसका फाइनल टाइम है t2, तो ये हो जाएगा t, और इसका फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना था, x2, और इसको कंसीडर कर लिया मैंने x, ठीक है ना। तो ये बॉडी क्या है, यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल कर रही है, रेस्ट को लीव कर रही है और बी तक ट्रैवल कर रही है। तो देखो, इस टाइप का जो मोशन है जो वन डायरेक्शन में हो रहा है उसको बोलते हैं 1D मोशन या फिर वन डायमेंशन मोशन या रेक्टिलिनियर मोशन। अब देखो, इसमें कुछ पॉइंट्स होंगे, जैसे कि क्लास 9 में आप पढ़ते हो, इसको थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूँ कि जैसे आप पढ़ते हो कि यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है ना। सबसे पहली बात तो यूनिफॉर्म, या फिर दूसरा अगर मैं पढ़ूँ एंड होगा नॉन यूनिफॉर्म। अब देखो, ये यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म क्या होगा, ये स्पीड भी हो सकता है और ये क्या हो सकता है, वेलोसिटी भी हो सकता है ना।
ये दोनों हो सकता है, स्पीड और वेलोसिटी दोनों हो सकता है। अब स्पीड क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगा, ये हम पढ़ते हैं छोटी क्लासेस में, यानी कि 9th में। तो मैं थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूँ कि जब भी आप स्पीड की बात करते हो तो उसमें हम क्या करते हैं, डिस्टेंस कवर को लिखते हैं। और जब भी हम वेलोसिटी की बात करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम डिस्प्लेसमेंट कवर को देखते हैं। अब देखो दोनों में डिफरेंस यही होता है कि जो डिस्टेंस होता है वो हमारा क्या होता है, ऑलवेज क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट से ग्रेटर या फिर इक्वल होता है। डिस्प्लेसमेंट कभी भी ग्रेटर नहीं हो सकता है, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट क्या है, कभी भी ग्रेटर नहीं हो सकता है, वो इक्वल या लेस देन ही होता है हमेशा डिस्टेंस से। तो ये, और दूसरी चीज़ क्या है कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। तो अगर स्केलर क्वांटिटी तो ऑब्वियस है कि इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होगा, और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, और अगर वेक्टर क्वांटिटी तो इसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होगा। मैग्नीट्यूड का मतलब जो भी वैल्यू दी रहती है, जैसे कि इसमें हमारे पास क्या है कि मान लो कि इसकी वैल्यू दी हुई है डिस्टेंस की कितनी, 5 मीटर, और यहाँ पर भी इसकी डिस्प्लेसमेंट दिया है 5 मीटर, बट इसमें डायरेक्शन भी है। ये मैग्नीट्यूड तो है ही, एज वेल एज इसमें डायरेक्शन भी है, तो दैट्स वाई ये वेक्टर क्वांटिटी होगा। जबकि मैग्नीट्यूडल वैल्यू दोनों में देखो सेम होगी, जैसे कि मैं सेम होगी, क्या हमेशा सेम हो ऐसा ज़रूरी नहीं, ठीक है। तो ये इसको 5 ले रहा हूँ तो उसका भी डिस्टेंस को 5 मीटर ले रहा हूँ तो उसको भी मैं क्या ले लेता हूँ, डिस्प्लेसमेंट को भी 5 मीटर ले लेता हूँ। अब सबसे मेजर जो डिफरेंस है दोनों का तो वो यही है। और दूसरी चीज़ क्या है कि छोटी सी बात मैं अभी जस्ट मैंने बताया कि जो डिस्टेंस होता है वो ऑलवेज क्या होता है, ग्रेटर होता है या इक्वल टू होगा डिस्प्लेसमेंट से, है ना। तो ये सब आप पढ़ते ही हो, ये बेसिक चीज़ें हैं, ये बहुत कोई हाईटेक चीज़ें नहीं, बट अगर आपको इससे बेसिक और जानना है तो आप वो कर सकते हो, पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो। तो बेसिकली अगर देखो डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। कैसे, अगर कोई बॉडी है मान लो ए से बी तक अगर ट्रैवल कर रहा है, ए से बी तक, देन ये क्या कर रहा है कि बी से सी तक जा रहा है, ठीक है ना। तो फाइनली उसका जो फाइनल पोजीशन है बॉडी का, ये बॉडी है, कार है, ऑब्जेक्ट है, कुछ भी, ठीक है, तो उसका इनिशियल पोजीशन ए है और जो उसका फाइनल पोजीशन है वो सी है। तो ये जितना भी कवर कर रहा है, जस्ट सपोज ये 100 मीटर उसने कवर किया और ये 50 मीटर कवर किया, जस्ट सपोज 100 किलोमीटर ले लेते हैं जस्ट सपोज, ठीक है। तो ये 100 किलोमीटर इसने कवर किया, ये 50 किलोमीटर, तो ओवरऑल इसका जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, देखिए उसका डिस्टेंस जो होगा वो तो हो जाएगा जितना एक्चुअल पाथ इसने कवर किया हुआ है। डिस्टेंस जो होता है वो होता है एक्चुअल पाथ कवर्ड, है ना। डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ कवर्ड, कि जिस रास्ते से वो जा रहा है वो सारा डिस्टेंस हमको मतलब वो सारी लेंथ हमको लेनी है। तो जैसे वो पहले ऐसे गया तो इट मीन्स कि 100 किलोमीटर पहले कंसीडर, फिर वो बी टू सी गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, 50 किलोमीटर अगेन उसने ट्रैवल किया, तो फाइनली वो सी तक पहुंच गया। तो ओवरऑल उसका डिस्टेंस आया 150 किलोमीटर, ओके। तो ये कितना आया, 150 किलोमीटर, ओके। तो बट अगर वो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना चाहते हैं इस बॉडी का, तो मुझे क्या करना होगा कि ए टू सी को मिला देना होगा। तो क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो शॉर्टेस्ट पाथ होता है, क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो शॉर्टेस्ट पाथ होता है, तो ये वैल्यू आएगी। जस्ट सपोज कि अगर ये वैल्यू, अगर इनके बीच में 90 का एंगल है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये वाली वैल्यू कैसे आ जाएगी, क्योंकि इसमें पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हो आप, है ना। तो पाइथागोरस जब अप्लाई करोगे तो इन ट्राइंगल सी बी ए, ठीक है, तो इसमें पाइथागोरस यूज़ करो तो देखो ये हाइपोटेनस जो होता है ए सी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, बेस यानी कि ए बी का स्क्वायर और परपेंडिकुलर यानी कि बी सी का स्क्वायर हो जाएगा, सीधा सीधा। तो ए सी स्क्वायर जो होगा, ए बी हमको पता है 100 है, तो 100 का स्क्वायर करेंगे, और बी सी हमारा कितना 50 है, तो इसका स्क्वायर करेंगे, तो इट मीन्स कि 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10,000, है ना, और 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2500। तो ओवरऑल इसको अगर वो करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0 0 5 2 एंड 1, तो यानी कि 12,500 किलोमीटर ये आ जाएगा ए सी स्क्वायर। तो फाइनली ए सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट के अंदर 12500, है ना।
तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से ध्यान से देखो तो ये आ रहा है 12,500। तो अगर इस 12,500 को अगर मैं स्क्वायर रूट लूँगा तो ये कितना वैल्यू देगा। ऑब्वियस है कि इतना जब भी इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो इससे कम ही वैल्यू देगा। अब देखो स्क्वायर रूट करना आपको आना चाहिए, आप क्लास 8 में सीखते हो, 7th में सीखते हो, तो स्क्वायर रूट आपको करना आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो आप देख सकते हो, जैसे कि मैं बता देता हूँ, चलो ठीक है, कैसे स्क्वायर रूट करते हैं लॉन्ग डिवीज़न मेथड का यूज़ करके। तो जैसे कि ये है 12,500, तो आपको करना क्या है, राइट साइड से पेयर कंसीडर करना है, पेयर बनाना है हमेशा राइट साइड से, इस साइड से, मतलब राइट साइड से मतलब इधर से। तो उसके बाद इधर 2 का पेयर बना, देन 2 का पेयर ये बना। अभी ये डिजिट सिंगल है तो इसको पेयर बनाने के लिए इसके आगे हम 0 कंसीडर कर लेंगे, इसको टिक कर लेंगे। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो इसको कैसे स्टार्ट करते हैं, तो जो इनिशियल जो पेयर बनाए हम उसको पिक करते हैं। जैसे इनिशियल पेयर है 0 1, तो इसको हम क्या करेंगे, जब हम 2 नंबर, अब इसको स्टार्ट कैसे करेंगे, हम कोई भी 2 नंबर ऐसे लेंगे जो कि आइडेंटिकल होने चाहिए। मतलब वो दोनों नंबर कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। दोनों नंबर सेम हो और उसका मल्टीप्लाई क्या हो, इस पेयर से कम होना चाहिए या इसके इक्वल, इससे ग्रेटर नहीं हो सकता। तो जैसे सपोज मैंने कौन से 2 नंबर ले लिए, 1 × 1, तो ये क्या हो गया, देखो 1 × 1 क्या होता है, 1 × 1, तो ये हो जाएगा 0 1। तो देखो जो भी नंबर लोगे ये दोनों सेम होने चाहिए, अलग अलग नहीं। ऐसा नहीं कि 1 और 2 ले लिया, वो नॉर्मल डिवीजन नहीं है, ये लॉन्ग डिवीजन है, ठीक है। दैट इज़ ये क्या होगा, ये कैंसिल हो रहा है। तो उसके बाद अब क्या बच रहा है, देखो अगला पेयर क्या है 25, तो 25 को कैरी करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर सारा काम पेयर में होता है, दैट्स वाई इसमें हमको क्या करना है, पेयर में ही चलना है। तो 25 कैरी करेंगे और जो मैंने पहले नंबर कंसीडर किए थे इन दोनों को ऐड करके इसके जस्ट सामने लिखेंगे, यानी कि जो भी रिमाइंडर होगा उसके सामने 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। अब फिर से अगेन हम 2 नंबर ऐसे कंसीडर करेंगे जो इसके आसपास वैल्यू लेकर है, ठीक है। तो इस बार फिर मैं क्या करता हूँ कि 1 को ही कर लेता हूँ। तो जब मैं 1 को लूँगा तो यहाँ पर भी 1 होगा, और एट दैट पॉइंट ये क्या हो जाएगा कि यहाँ पे 1 लिया, यहाँ पे 1 लिया, पर 2 पहले से था, तो अब ये 21 हो जाएगा और इसका 1 रहेगा, ठीक है। इधर को दोनों लेना है, यानी कि जो पहले से यहाँ ऐड होकर आएगा उसको लेना, और साथ में वो जो ऊपर है उसमें ओनली 1 लेना। तो यहाँ पे जब मैंने 1 रखा तो ये 21 बन गया। अब ये 21 और इंटू 1, 21 × 1 हो जाएगा 21। अगर आप 2 लेते तो वो ज़्यादा हो जाता, वो 22 × 2 यानी 44 हो जाता है। तो अगर आप इसको देखो माइनस करोगे 5 1 कितना आ जाएगा 4, ठीक है ना, ये आ जाएगा। देन उसके बाद क्या करना है, अब देखो यहाँ रिमाइंडर में 4 बचा और ये 21 था और ये 1, तो मैंने क्या बताया, इन दोनों को ऐड कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे और यहाँ पे जो होगा वो ऐड करके जस्ट रिमाइंडर के सामने लिखो, तो 21 और 1 कितना हो जाएगा 22। दैट देखो 22 है तो ये तो बड़ा नंबर हो जाएगा, और मुझे क्या करना है, अगला नंबर यहाँ पे कैरी करना है विच इज़ 0 0। अब फिर से मुझे क्या करना है कि 2 नंबर ऐसे प्रेडिक्ट करने हैं जिनका मल्टीप्लाई करके मेरा 400 के नियरेस्ट है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये फिर से 1 का मल्टीप्लाई करना होगा यहाँ पर, है ना। तो अब ये हो जाएगा 2 2 1 × 1, क्योंकि अगर 2 टाइम ले लिया तो वो 400 से ऊपर चला जाएगा। तो दैट इज़ ये कितना आ जाएगा भाई 1 टाइम में, तो 2 2 2 2 1 आ जाएगा। तो यानी 10 1 कितना आ जाएगा 9, और 9 2 कितना आ जाएगा 7, और 3 2 कितना आ जाएगा 1, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा, रिमाइंडर में ये बचा। अब देखो आगे कोई डिजिट है ही नहीं, पेयर है ही नहीं, तो और उससे भी पहले 2 2 1 + 1 ये इसके जस्ट सामने आ जाएगा 2 2 2 आ जाएगा। अब आगे कोई पेयर है नहीं, तो दैट्स वाई यहाँ डेसिमल पुट करेंगे और उसके बाद यहाँ पर 0 इंक्रीज करेंगे। अब ये हो जाएगा 1790। अब देखो 2 2 1, अब फिर से एक नंबर कंसीडर करना है जिसका मल्टीप्लाई करने पर इसके आसपास हो। अब देखो 2 2 2 2 2 करोगे, अगर यहाँ 1 भी ले लिया तो ये 2000 हो जाएगा, तो जो कि इससे ग्रेटर हो जाएगा। दैट्स वाई यहाँ क्या लेंगे 0, यहाँ 0 और यहाँ 0, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 0 लेते ही ये आ जाएगा 0 0 0 0, तो ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 9, और ये आ जाएगा 7, और ये आ जाएगा 1, ठीक है ना। तो अगेन अब देखो ये जो है इसके साथ 0 के साथ ऐड करोगे तो यही नंबर आगे आ जाएगा 2 2 2 0। अब देखो डेसिमल हम लगा चुके हैं तो डबल 0 अपने आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या हो गया 1,79,000। तो अब यहाँ पे जो नंबर लेना है ऐसा लेना है कि इसके आसपास आए।
तो जस्ट सपोज़ मैंने यहाँ पे कितना ले लिया 5, यहाँ 5 और यहाँ 5, ठीक है। तो जब इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये कितना आएगा, 5 5 सा 25, 2 कैरी करेगा, ठीक है। तो ये 2 आ जाएगा और 5 2 सा कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो ये 1 आ जाएगा, 5 2 सा 10, 1 11 हो जाएगा और फिर 1 कैरी करेगा, फिर 5 2 सा 10 और 1 11। तो ये काफ़ी छोटा पड़ रहा है, तो इससे आपको क्या करना है, काफ़ी बड़ा नंबर लेना है, ठीक है। लगभग देखो 17 आ रहा है लास्ट में, और अगर मैं 5 लेकर चल रहा हूँ तो ये कितना आ जाएगा, आप देख ही रहे हो कि 5 लेकर आने पर ये कुछ 11 समथिंग आ रहा है, तो ये तो काफ़ी छोटा हो जाएगा। तो 6 पर थोड़ा सा आएगा, 7 पर, 8 पर, तो मे भी हो सकता है ये 8 पर आ जाए। तो देखो डिवीज़न आप कर सकते हो, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको यहाँ पर नंबर चेंज करके देख लेना है कि यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है। तो अगर आप देखो इसका आउटपुट आ कितना रहा है, इसका आउटपुट समथिंग हमारे पास आ रहा है कितना, AC का जो आउटपुट है वो आ रहा है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ दिस, ये आ रहा है लगभग 101 या फिर 112 भी ले सकते हो अप्रॉक्सीमेटली। तो AC देखो कितना आ रहा है, 101 कितना किलोमीटर। और देखो ये जो आया है, मैंने बोला था कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, ये देखो ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा इसको हम क्या कहेंगे, इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम बोलते हैं क्या, हमेशा डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो आया है ये आया है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। तो ये आया है डिस्प्लेसमेंट। तो अगर आप देखो तो उसका डिस्टेंस 150 आया था और इसका डिस्प्लेसमेंट आया लगभग 111 या 112 अप्रॉक्सीमेटली। अगर हम उसको करें तो वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, बट 112। तो लॉन्ग डिवीज़न को ऐसे करते हैं, और इसी तरह से देखो इसमें मल्टीप्लाई कर लेना और उसको कंटिन्यू करते रहना। तो ये लॉन्ग डिवीज़न मेथड आपका सिंपली होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में गैप, मतलब डिफरेंस वो कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। तो अभी मैं जो बताने जा रहा था कि जो स्पीड जो होता है वो आपका स्पीड जो होता है, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसी तरह से अगर आप वेलोसिटी को चेक करोगे तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन, ठीक है, ठीक है। और स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। दैट्स वाई आप वेलोसिटी को अगर वेक्टर फॉर्म में दिखाते हो तो इस तरह से वेक्टर लगा सकते हो। अब वेक्टर का मतलब ये होता है कि देखो वेक्टर का केस ऐसा होता है कि अगर जैसे कि मान लो कि पार्टिकल इस एक कर्वी पाथ में मूव कर रहा है, तो जस्ट सपोज इस पॉइंट पर मुझे देखना है कि इसका वेलोसिटी क्या होगा, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी इस पॉइंट ए पर वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन वही होगी जो एक पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट कर रहा है मूव करना, और ए पॉइंट पर मुझे देखना है कि इसकी डायरेक्शन क्या है। तो इस ए पॉइंट पर जो टेंजेंट ड्रॉ होगा उस पार्टिकल का ऐसे करके, ठीक है। तो ये इसके वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। उसकी वेलोसिटी इस टेंजेंट के थ्रू होगी। देखो जो भी वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं उसमें क्या होता है कि जब भी आप कोई भी उसका जो पाथ है, किसी भी पार्टिकल का पाथ ट्रेस करते हो, ठीक है ना, तो जितनी भी वेक्टर क्वांटिटी है उसका जो आउटपुट आता है, मतलब किसी भी कर्व के थ्रू उसका जो आउटपुट आता है वो हमेशा क्या होता है, हर एक पॉइंट पर उसका टेंजेंट होता है। टेंजेंट पॉइंट जो होता है उसकी पोजीशन, उसकी डायरेक्शन को बताता है। देख रहे हो ना कि ऐसे जा रहा है, और इस पॉइंट पर अगर मान लो आता है तो इस पॉइंट को बी ले लिया, तो इसका देखो टेंजेंट कैसा हो जाएगा, इस तरह से ड्रॉ होगा, है ना। तो टेंजेंट जो होगा ये डायरेक्शन के साथ साथ उसके वेलोसिटी को भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। कि इसमें आप देख रहे हो इसका डिस्प्लेसमेंट भी कवर हो रहा है, यहाँ से ऐसे करके डिस्प्लेसमेंट भी कवर हो रहा है, उसकी डायरेक्शन साथ में डायरेक्शन पता चलती जा रही कि ये ऐसे जा रहा है पार्टिकल, फिर देन ऐसे जा रहा है ना। तो इसीलिए आपका क्या होता है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी में अगर हमको डायरेक्शन को शो करना है तो इस तरह से टेंजेंशियल फॉर्म में किया जा सकता है, ठीक है ना। तो फार्मूला तो यही होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड का होगा और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होगा वेलोसिटी का। अब इसमें जो हम देख रहे हैं कि ये जो स्पीड और वेलोसिटी है, इसमें हमारे पास क्या आ रहा है कि जब भी इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो डिपेंड करता है कि वो क्या दिया है, उसके बेस पर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना।
अब देखो आगे बढ़ते, मैं अभी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म की बात कर रहा था ऊपर, थोड़ा सा मैं इसको फिर से दिखाता हूँ कि यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म की बात कर रहा था। तो यूनिफॉर्म का मतलब जैसे कि आप 9th क्लास में पढ़ते हो, जिन्होंने 9th क्लास में पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा है तो वो भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यूनिफॉर्म का मतलब होता है अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो कि यहाँ से देखो ए से चल रहा है बी तक जा रहा है और बी से मान लो सी तक जा रहा है, तो अगर ये डिस्टेंस अगर x है और ये भी x है और इसमें जो टाइम लग रहा है वो t है और यहाँ से यहाँ तक जाने में जो लग रहा है वो भी t है, तो इसका मतलब ये क्या होता है कि ये इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, यानी a टू b का डिस्टेंस वही है और b टू c का भी डिस्टेंस वही है और टाइम भी दोनों में सेम लग रहा है, a टू b में भी t लग रहा है और b टू c में भी t लग रहा है। तो इस तरह से अगर आप स्पीड चेक करोगे तो स्पीड 1 यानी कि स्पीड a टू b, स्पीड a टू b क्या निकल कर आएगा, डिस्टेंस यानी कि x बाई यानी कि जो टाइम लगा यानी कि t। और इसी तरह से एंड अगर आप क्या चेक कर रहे हो, स्पीड ऑफ b टू c, तो ये आएगा डिस्टेंस वही x और टाइम क्या t। तो आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर क्या है कि s ए बी जो होगा एस बी सी के इक्वल आएगा, है ना। तो ये आप देख ही रहे हो। तो ऐसी वेलोसिटी को, ऐसे स्पीड को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड, है ना, जिसमें इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम होता है और डिस्प्लेसमेंट भी इक्वल होता है। बट अगर ये अनइक्वल हो जाए, अनइक्वल का मतलब कि मान लो कि टाइम तो सेम था बट इसका डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो जाए, तो एस ए बी डजेंट इक्वल टू एस बी सी, यानी कि एस ए बी का मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्टेंस क्या है, x1 हो जाए, टाइम वही रहे, और इसका डिस्टेंस क्या हो जाए, x2 हो जाए और टाइम वही रहे, तो ये दोनों अनइक्वल होंगे। तो इसको बोलेंगे कैसा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या वेलोसिटी जो भी करो। यहाँ पर देखो x की जगह अगर डिस्प्लेसमेंट आएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो वेलोसिटी, और अगर x की जगह डिस्टेंस आ रहा है तो वहाँ पर हमारा क्या रहता है, हमेशा स्पीड रहता है। नॉन यूनिफॉर्म को ऑल्सो वेरिएबल स्पीड या वेरिएबल वेलोसिटी भी बोलते हैं। वेरिएबल का मतलब वही है कि पॉइंट टू पॉइंट इसकी जो डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस जो है, वेरिएबल का मतलब है कि पॉइंट टू पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस जो है वो चेंज होता रहेगा, तो इसको हम बोलेंगे वेरिएबल, ठीक है। और क्योंकि 11th में है हम, तो वेरिएबल वेलोसिटी के केस में आएगा। तो वेलोसिटी के केस में वेरिएबल को अगर हम लेते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं कि एक इक्वेशन गिवन होती है और उसके बेस पर हम आंसर करते हैं। इसके भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा अभी, ठीक है, तो वो आप देख लेना। तो ये हो गया। अब इसके बाद हमारे पास जो आता है वो आता है एवरेज, है ना। ये मैं कुछ बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, मैंने उसके बाद न्यूमेरिकल। एवरेज का केस भी क्या रहेगा, इसमें एवरेज स्पीड आएगी, है ना, या फिर एवरेज वेलोसिटी आएगा। देखो एवरेज का मतलब होता है कि अगर मैं स्पीड की बात करूं तो अलग अलग डिस्प्लेसमेंट को मैं टोटल कर लूँगा, जितने भी डिस्प्लेसमेंट उसने कवर डिस्प्लेसमेंट नहीं, जितने भी डिस्टेंस उसने कवर किए, जैसे सपोज उसने 3 डिस्टेंस कवर किए हैं और अलग अलग टाइम में T1 प्लस T2 प्लस T3, तो एवरेज का मतलब होता है डिफरेंट जो इंडिविजुअल डिस्टेंसेस हैं उनको सम कर दो और उसको डिवाइड कर दो टाइम से, क्योंकि स्पीड तो यही होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। तो जितने भी उसने इंडिविजुअल डिस्टेंस कवर किए हैं उनको ऐड कर दो और नीचे उन डिस्टेंस को कवर करने में जो टाइम लगा है उसको ऐड कर दो, है ना। तो मान लो कि कोई पार्टिकल है जो A से B तक जा रहा है, फिर B से C तक जा रहा है, फिर C से D तक जा रहा है, तो इसमें इसका डिस्टेंस लगा x1, इसमें लगा x2 डिस्टेंस, और लास्ट वन में मान लो x3 लगा, और इसमें टाइम वही है T1, और इसमें लगा T2 और इसमें लगा T3। तो इस तरह से एवरेज स्पीड ये आ जाएगी, ठीक है ना। एवरेज स्पीड यही आ जाएगी कि जितने भी डिस्टेंस है उसका सम और अपॉन में टोटल टाइम टेकन, ठीक है। तो ये हो जाता है एवरेज स्पीड। अब इसी तरह से अगर वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी में एवरेज क्या होता है, एवरेज करने के लिए सबसे पहले इसको देखते क्या है, इसमें होगा x2 माइनस x1 बाई T2 माइनस T1, है ना। ये हो जाएगा कैसे, और जैसे कि मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है वो A से स्टार्ट करता है, B तक जाता है और इसमें डिस्टेंस वो कवर करता है x1, डिस्प्लेसमेंट, इसमें डिस्प्लेसमेंट वो कवर करता है x1, और फिर वो मान लो कि सेम पार्टिकल है वो यहाँ से C तक जाता है मान लो,
ठीक है। तो इसमें उसको डिस्टेंस क्या कर टाइम मतलब उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना लगता है x2। और देखो a से b तक जाने में मान लो कि उसको टाइम t1 लग रहा है, और a से c तक जाने में सेम पार्टिकल को मान लो कि टाइम कितना लगता है t2, और उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है x2। तो मुझे मेरा जो एवरेज वेलोसिटी होगा वो ये वाला पाथ होगा, इतना b to c का। और इसको कैसे कंसीडर करोगे, सीधी सी बात है कि अगर आप क्या करोगे, इस टोटल में से ए बी को माइनस कर दोगे। इस टोटल में से ए बी को माइनस कर दोगे तो आपको बी सी मिल जाएगा, है ना। तो अगर आपको बी सी निकालना है तो आपको क्या करना होगा, ए सी में से आपको क्या माइनस करना होगा, ए बी, तो आपको बी सी निकालना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर यही है कि जो टोटल मतलब ऊपर जो है टोटल डिस्प्लेसमेंट x2 माइनस ये वाला डिस्प्लेसमेंट x1, और फिर नीचे क्या है, यहाँ से a से c तक जाने में जो टाइम लगा वो t2, और a से b तक जो जाने में टाइम लगा वो t1, ये दोनों माइनस हो जाएंगे। दैट्स वाई ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, वेलोसिटी। ये फार्मूला होता है, और वेलोसिटी को बेसिकली डेल्टा x बाई डेल्टा टी भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसको देखो, जब भी डिफरेंस होता है तो उसको क्या बोलते हैं, डेल्टा। जब भी डिफरेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं, ओके, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम डेल्टा से डिनोट कर सकते हैं कि ये जो डिफरेंस आता है दो चीज़ के बीच का डिफरेंस, डेल्टा से हम कर सकते हैं। और देखो एक चीज़ मैंने ऊपर नहीं बताई थी कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो नेगेटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, पर जो डिस्टेंस होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ये चीज़ आपको थोड़ा दिमाग में बैठा लेना, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब इसके बाद जो आता है वो आता है इंस्टेंटेनियस। ये तो एवरेज हो गया ना, इंस्टेंटेनियस, ठीक है। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है, इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है एक शॉर्ट टाइम के लिए, ठीक है ना, एक शॉर्ट टाइम के लिए। जस्ट सपोज अगर आपके पास एक कर्व है, थोड़ा सा मैं ग्राफ बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। तो जस्ट सपोज कि ये डिस्प्लेसमेंट को कवर कर रहा है और ये टाइम को, ठीक है, टी को सेकंड में ले लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट को मीटर में ले लेते हैं। इसका ग्राफ कुछ मान लो ऐसा है। तो अगर मुझे क्या करना है, इंस्टेंटेनियस क्या निकालना है, वेलोसिटी, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट है, ये टाइम है, एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट है ना, और टी टाइम, सीधी सी बात है। इसके बीच का जो ग्राफ बना है ये एक नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ है ना। नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ कैसा होता है, वो कर्वी होता है। तो अगर मुझे इसमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करूँगा, तो उसके लिए मुझे करना ये होता है कि मैं स्ट्रेट इस कर्व में एक स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट पाथ कवर करता हूँ, एक छोटा सा स्ट्रेट पाथ जो कि A2 क्या है, B है, ठीक है। और मैं हॉरिजेंटल एक लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रॉ कर देता हूँ, और फिर पैरेलल टू वाई एक्सिस ड्रॉ करता हूँ, इसको मैं C ले लेता हूँ। तो ये जो छोटा सा ये जो डिस्टेंस, मतलब ये जो छोटा सा पाथ है A to B वाला, ये हमारा क्या होगा, इसको बोलेंगे हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इंस्टेंट। और जिसको कैसे डिनोट करते हैं, ये होता है हमारे पास dx/dt, ये फार्मूला होगा इसका वेलोसिटी का, ठीक है ना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये वेलोसिटी देखो, इंस्टेंटेनियस केस हमारा के पास क्या होगा, वेलोसिटी के ही टर्म में होगा, ठीक है ना, वेलोसिटी में ही होगा। और इसी तरह से हमारे पास क्या है कि एक्सेलरेशन भी इंस्टेंटेनियस आपका हो सकता है, ठीक है ना। तो अब देखो इसको कैसे वो करते हैं एग्जैक्टली। हमारे पास इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है कि अगर हमारे पास एवरेज मान लो वेलोसिटी है, स्पीड को भी छोड़ दें, तो एवरेज अगर हमारे पास वेलोसिटी है तो v एवरेज मैंने अभी बताया था डेल्टा x बाई डेल्टा टी होता है, ठीक है ना, v एवरेज, ठीक। तो अगर मैं क्या करूँ, इसको एक शॉर्ट टाइम के लिए ले लूँ, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, v इंस्टेंटेनियस। और इस केस में क्या होगा, डेल्टा x टेंस टू डेल्टा टाइम जो होगा, वो जो टाइम होगा डेल्टा t, वो टेंड्स टू ज़ीरो हो जाएगा, टेंड्स टू ज़ीरो, टेंड्स, इसको टेंड्स पढ़ते हैं एरो को, ठीक है ना। तो डेल्टा t टेंड्स टू ज़ीरो, तो इसको लिखेंगे कैसे, ये जो एवरेज वेलोसिटी था इसको ही हमको वो करना है कि लिमिट
डेल्टा टी टेंड्स टू 0 और ये डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी आएगा। और जहाँ से ये जैसे ही इसको हम रिमूव करेंगे डेल्टा टी टेंड्स टू 0 को, तो ये जो डेल्टा है ये डी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, और डी एक्स बाई डी टी आ जाएगा v इंस्टेंटेनियस, ठीक है ना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो फ़िलहाल के केस में अभी मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात कर रहा था, और मैंने अभी तक जो बता दिया है वो बता दिया है, स्पीड के अबाउट में बता दिया है, वेलोसिटी के अबाउट में बता दिया है ना। इसी तरह से आप एक्सेलरेशन को भी यहाँ पर क्या कर सकते हो, कंसीडर कर सकते हो। जैसे वेलोसिटी या स्पीड को कंसीडर किया इंस्टेंटेनियस, वैसे ही आप क्या कर सकते हो, एक्सेलरेशन को भी यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ये चीज़ हमारे पास याद है। आप देख रहे हो, देखो जो स्पीड होगा इंस्टेंटेनियस और जो वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस, दोनों का फार्मूला सेम ही होगा, ऐसे ही, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि एक नोट पॉइंट अगर आप डाल लो तो इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा जब आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को मॉडुलस के अंदर लोगे। मॉडुलस का मतलब इसके आउटपुट में जो भी आएगा बाहर, देखो मॉडुलस के अंदर कुछ भी होता है जब वो, ये मॉडुलस होता है, ये जो दो लाइनें बनाई हैं ये मॉडुलस होता है, और इसके बाहर जब भी कुछ आएगा तो वो हमेशा क्या हो जाता है, पॉजिटिव, ठीक है। तो दैट्स वाई इंस्टेंटेनियस स्पीड अप्रॉक्सीमेटली क्या होता है, इक्वल होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है इंस्टेंटेनियस के केस, ठीक है। तो ये आई होप ये चीज़ समझ में आया होगा। इसी तरह से आपका क्या होता है, देखो ये सारी चीज़ें एवरेज वेलोसिटी स्पीड, जब भी मैं वेलोसिटी स्पीड की बात कर रहा हूँ तो मतलब वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ तो स्पीड भी वहाँ पे आ जाता है, बट स्पीड का हमेशा याद रखना, ग्राफ कभी नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है ना, ग्राफ कभी नेगेटिव नहीं होता है। जस्ट सपोज कि अगर मैं ग्राफ की बात करूँ, ग्राफ भी समझाऊँगा, तो अगर ऐसा कोई ग्राफ बनाए ऐसे करके, तो मुझे पता है कि ये जो ग्राफ है, मान लो टाइम, ये जो ग्राफ है टाइम और किसके, डिस्टेंस के या डिस्प्लेसमेंट के बीच में बना हुआ है। तो अब अगर हमारे पास देखोगे तो यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है ये पॉजिटिव हिस्से में है, एक्स के पॉजिटिव पार्ट में है, और ये वाला जो नीचे वाला है ये नेगेटिव है, क्योंकि ये हमारा क्या है, ये प्रिंसिपल एक्स मतलब मेन एक्सिस है, ये एक्स और वाई का, एक्स और वाई का, और जो एक्स एक्सिस के बॉटम का पार्ट होता है वो नेगेटिव होता है, यानी कि इस ओरिजिन से नीचे की तरफ आएंगे तो नेगेटिव होगा। इट मीन्स कि ये वाला जो उसका वेलोसिटी दिख रहा है, या वेलोसिटी जो दिख रहा है या स्पीड जो दिख रहा है वो नेगेटिव है, तो स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होता, ठीक है। तो दैट्स वाई इस जब भी हमसे बोलेगा स्पीड बताओ, इस ग्राफ के अंदर स्पीड बताओ बोलेगा, तो हमको क्या कंसीडर करना, ओनली पॉजिटिव पार्ट, नेगेटिव नहीं लेना है, ये वाला नहीं लेना है, ये दोनों पॉजिटिव पार्ट आपके क्या हो जाएंगे, इसके स्पीड हो जाएंगे। तो यहाँ पर स्पीड को S1 ये मान लो तो S2 आ जाएगा। तो यहाँ पर इस ग्राफ में टोटल कितनी स्पीड बनेगी, अगर आप स्पीड को देखो, अगर एक एग्जांपल में समझाऊँ तो ये टोटल स्पीड S बन जाएगा, S1 प्लस S2। बट अगर वेलोसिटी की बात करें तो इसको भी कंसीडर करेंगे, क्योंकि वेलोसिटी नेगेटिव भी होता है। तो इस केस में अगर मैं इसको S3 ले लेता हूँ तो वेलोसिटी के केस में ये तीनों आ जाएंगे, S1 प्लस S2 प्लस S3, ठीक है। तो ये आ जाएंगे वेलोसिटी, ये डिफरेंट वेलोसिटी या स्पीड आप बोल सकते हो, ठीक है ना। तो ये चीज़ याद रखना है। तो ऐसा है। अब देखो इंस्टेंटेनियस वाला भी केस, ये इंस्टेंटेनियस वाला ही केस था। अब इसके बाद जो एक्सेलरेशन आता है, एक्सेलरेशन में आपके पास जो एक्सेलरेशन होता है, आप हमेशा पढ़ते हो कि चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये होता है एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन में भी यही आता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है ना, जो कि मैंने बताया कि स्पीड या वेलोसिटी चेंज और टाइम इंटरवल, मतलब स्पीड और वेलोसिटी सेम रहे हर एक पॉइंट पर, और टाइम इंटरवल आपका क्या हो वो भी सेम रहे, तो यूनिफॉर्म। और अगर नॉन यूनिफॉर्म की बात कर रहे हैं तो नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है कि हर एक पॉइंट पर स्पीड चेंज हो रही होगी या वेलोसिटी चेंज हो रही होगी, और वहाँ पर टाइम सेम रहेगा, तो वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, वेरिएबल एक्सेलरेशन भी बोल सकते हो उसको। फिर उसके बाद जो आता है एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है, तो एवरेज में भी ऐसे ही करना है, ठीक है। अब वेलोसिटी है तो वैसे मतलब वेलोसिटी है तो आपको माइनस करके करना है, और अगर आपके पास इंस्टेंटेनियस पूछ रहा है, ठीक है ना, तो इंस्टेंटेनियस में भी यही चीज़ है। अब देखो इंस्टेंटेनियस का केस मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस ये क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है, अभी मैंने एक्सेलरेशन
बता रहा हूँ, इससे पहले वेलोसिटी बताया था इंस्टेंटेनियस। तो देखो एक्सेलरेशन में आपके पास ऊपर वेलोसिटी होता है तो दैट इज़ dv हो जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा dt, तो ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो इसके क्वेश्चन हम करते चलेंगे, समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है। इसके क्वेश्चन हम करते चलेंगे कि ये मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एक बॉडी यहाँ पर है, इसके इनिशियल पॉइंट ये रेस्ट पर है, तो इनिशियल वेलोसिटी u रहेगा, ठीक है, और फाइनल ये यहाँ से यहाँ पर मूव करके चल रहा है। रेस्ट पर हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब यहाँ पर है, ये मैं कंसीडर कर लेता हूँ, a से b तक जाएगा, तो ये यहाँ पर इसकी फाइनल वेलोसिटी v कंसीडर करते हैं और यहाँ से यहाँ तक का टाइम t ले लेते हैं। तो एक्सेलरेशन क्या होता है कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन जो भी टाइम लिया है, ठीक है। तो ये चीज़ होता है एक्सेलरेशन, आपको इतना जानना है। और इसके बेस पर हमको क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब देखो एक और फार्मूला मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, वो हमारा क्या है कि अगर हमारे पास दो वेलोसिटी है, ठीक है ना, मतलब दो वेलोसिटी ऐसी है कि वो यूनिफॉर्म है, ठीक है ना, एक डिफरेंट पॉइंट पर, मतलब डिफरेंट टाइम इंटरवल में, तो उस केस में हमारे पास क्या होगा कि फार्मूला क्या बनता है, इसके भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा, ठीक है ना, तो उसको देखते हैं, ठीक है। तो ये जो फार्मूला मैं बता रहा हूँ कि अगर कोई बॉडी है, ठीक है ना, एवरेज अगर मैं निकालना चाहता हूँ वी एवरेज के साथ अकॉर्डिंग, तो ये फार्मूला क्या होगा कि अगर कोई बॉडी ऐसा ट्रैवल कर रहा है कि पहले उसकी स्पीड कितनी थी u, और टाइम इंटरवल वो सेम ले रहा है, मतलब मान लो कि कुछ t ले रहा है, फिर एक पॉइंट पर यहाँ से यहाँ तक जाने तक इसकी वेलोसिटी u थी और टाइम इसने t लिया a से b तक, फिर ये b से c तक गया और यहाँ पे उसकी वेलोसिटी मान लो v हो गई, मतलब b से c तक वो कांस्टेंट ही रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा, और इसी तरह से a से b तक वो क्या रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा, ठीक है। तो a से b तक कैसा रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा। तो इस केस में, और टाइम b से c का वही लगेगा t, तो इस केस में जो एवरेज वेलोसिटी होगा, ये दोनों वेलोसिटी इंडिविजुअल वेलोसिटी का हम क्या कर देंगे, मीन निकाल लेंगे। तो मीन निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी उस पार्टिकल के लिए या उस ऑब्जेक्ट के लिए जो a से b तक ट्रैवल कर रहा है u वेलोसिटी के साथ, देन b से c कर रहा है v वेलोसिटी के साथ। तो इसमें टाइम इंटरवल देखो दोनों का सेम है, तो ऐसे में एवरेज हम इस तरह से निकालते हैं u प्लस v/2 के फार्मूले से। तो ये फार्मूला थोड़ा सा फंडामेंटल है, ये अच्छा फार्मूला है जो कि आपको डायरेक्ट आंसर दे सकता है जब भी आपको टाइम इंटरवल सेम दिया हो और आपका जो वेलोसिटीज़ है वो यूनिफॉर्म हो, ठीक है ना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, जैसे a से b तक में यूनिफॉर्म है और फिर b से c तक में। तो इस तरह के क्वेश्चंस हम क्या करेंगे, अभी मैंने देखिए इसको मैंने बताया है, ये बेसिक फार्मूले थोड़े से बताए हैं, एक्सेलरेशन पर बेस ये फार्मूले हैं, एवरेज वेलोसिटी के फार्मूले मैंने बता दिए। अब इसके आगे हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर ये आपको पसंद आया हो तो आप कमेंट कर सकते हो, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे ढेर सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। थैंक यू।